दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, कर्नाटक के चुनावी रण में उतरेंगी सोनिया गांधी। हुबली में होगी पहली रैली। ये आपको बता दें कि कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। 13 मई को आने वाले नतीजों को अपने हक में लाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी के सभी टॉप लीडर्स अपनी अपनी पार्टियों का जमकर प्रचार कर रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी भी राज्य में पहली बार प्रचार अभियान शुरू करने जा रही हैं। समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि सोनिया गांधी 6 मई को अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। इस दौरान वो हुबली जिले में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगी। वो लंबे अरसे के बाद किसी चुनाव प्रचार में नजर आने वाली हैं। वहीं उसके अगले ही दिन यानी 7 मई को राहुल गांधी बेंगलुरु में एक बड़ा रोड शो करने वाले हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बेंगलुरु में ही उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। आपको बता दें कि सोनिया गांधी पहली बार कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में उतरने जा रही हैं। सोनिया गांधी 6 मई को अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ नालायक वाले बयान पर चुनाव आयोग ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे को थमा दिया नोटिस। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और विधायक प्रियंक खड़गे को निर्वाचन आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करने पर बुधवार को कारण बताओ नोटिस थमा दिया। आयोग ने कहा कि पहली नजर में यह आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन है। प्रियंक खड़गे ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पिछले दिनों अपनी एक चुनावी जनसभा में पीएम मोदी के लिए नालायक शब्द का इस्तेमाल किया था। प्रियंक खड़गे कर्नाटक के चित्तापुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। इस बार भी वो इसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव आयोग ने बीजेपी विधायक बसंत गौड़ा आर पाटिल को भी सोनिया गांधी के लिए विष कन्या शब्द का आपत्तिजनक इस्तेमाल करने पर कारण बताओ नोटिस थमा दिया है। अगली बड़ी खबर, रांची में मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को लगा बड़ा झटका। एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दी व्यक्तिगत पेशी से छूट की याचिका। यह आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झारखंड में मोदी सरनेम केस में बड़ा झटका लगा है। रांची की एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के मामले में व्यक्तिगत पेशी की मांग करने वाली याचिका बुधवार को खारिज कर दी है। रांची में प्रदीप मोदी नाम के शख्स की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया था। आपको बता दें कि फिलहाल रांची में मोदी सरनेम केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई। एमपी एमएलए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक की रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा वो हमें हरा नहीं सकते, इसीलिए गालियां देते हैं। ये आपको बता दें कि एक हफ्ते के बाद यानी 10 मई को कर्नाटक में मतदान होना है। इसके नतीजे 13 मई को घोषित होंगे। उससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियां जमकर चुनाव प्रचार कर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के प्रयास में लगी है। इसी क्रम में बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के अंकोला में चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे। यहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष सिर्फ गाली पॉलिटिक्स जानता है, वो हमें हरा नहीं सकते, इसीलिए हमें गालियां देते हैं। कर्नाटक के लोग गाली की राजनीति को खारिज करते हैं और सभी मतदाता मुझे गाली देने के लिए कांग्रेस को सबक सिखाएंगे। हमें कर्नाटक को देश का नंबर 1 राज्य बनाना है, इसके लिए आपको बीजेपी को वोट करना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने दशकों के कुशासन के चलते जन विश्वास खो दिया है, इसीलिए झूठे आरोप और झूठी गारंटी देती है। अब यही एकमात्र सहारा बचा है। कांग्रेस आज भी कर्नाटक की हर योजना में 80% कमीशन खाने को तैयार बैठी है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि 4 करोड़ 20 लाख नकली नामों को कांग्रेस पार्टी ने राशन दिया है, 4 करोड़ नकली नामों को गैस की सब्सिडी दी है, 1 करोड़ नकली नामों को महिला कल्याण के नाम पर पैसा भेजा है, 30 लाख नकली विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति भेजी जा रही थी। आपको बता दें कि आदिवासियों की बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों को केवल वोट बैंक के तौर पर उपयोग किया है और आदिवासियों को सुविधाओं से वंचित रखा है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकारों के दौरान आदिवासी नेतृत्व को भी आगे नहीं आने दिया। यही कारण है कि आज पूरे देश में आदिवासी समाज कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने का संकल्प लेकर बैठा है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश के कोने कोने में करीब 10 करोड़ नकली नाम सरकारी कागजों में डलवा दिए थे। इनको मिलने वाले पैसे कहां जाते होंगे? ये पैसा कांग्रेस के टॉप से बॉटम तक बैठे भ्रष्ट नेताओं की जेब में जा रहा था। पीएम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की जनता से एक बार फिर बीजेपी को वोट देने की अपील की है। अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी के वार पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया पलटवार। कहा आप प्रधानमंत्री हैं, रोइए मत। ये आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा का चुनाव प्रचार इस समय बड़े जोरों से चल रहा है। अगले हफ्ते होने वाले मतदान के लिए राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को लुभाने के लिए विपक्षी नेताओं पर वार पलटवार कर रही हैं। इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाली वाली टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा कि वो हमेशा रोते ही रहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आप प्रधानमंत्री हैं, रोइए मत। सवालों का जवाब
जवाब दीजिए। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उन्हें 91 बार गालियां दी हैं। इस बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वो कहते हैं कि मैं पिछड़ा हूं और मुझे 91 बार गालियां दी हैं। ये कोई कहने वाली बात है क्या? आप प्रधानमंत्री हैं, रोइए मत, आप सवाल का जवाब दीजिए। उसके बजाय तो हमेशा रोते ही रहते हैं। कर्नाटक में जनता को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वो कहते हैं कि मेरी छाती 56 इंच की है, तुम्हारी इस छाती का हमें क्या करना? हमको खाने के लिए अनाज होना चाहिए, पहनने के लिए कपड़े होने चाहिए, रहने के लिए सिर पर छत होनी चाहिए, हमें ये सभी चीजें चाहिए। तुम्हारी छाती देखकर कौन सा काम होने वाला है? छाती दिखाने की इतनी ही ख्वाहिश है तो किसी टेलर को बुला लो और छाती का माप ले लो। उन्होंने आगे कहा कि हम तो कभी नहीं कहते कि राजा महाराजा के बेटे हैं, मैं तो हमेशा बोलता हूं कि मैं एक मजदूर का बेटा हूं। मैंने कभी किसी का फ्री का नहीं खाया और ना मेरे पिताजी ने खिलाया। मेरे पिताजी ने खिलाया तो मेहनत के पैसे से खिलाया और जो अन्याय करते हैं उनके खिलाफ लड़ना भी सिखाया है। आप रोते ही रहते हैं, आपके पीछे तो आरएसएस, बीजेपी और 40% वाले लोग हैं। हिम्मत से काम लो। मल्लिकार्जुन खड़गे सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि वो हर रोज एक नई जैकेट पहनते हैं, एक फंक्शन में एक जैकेट चाहिए और ऊपर से कहते हैं कि मैं बड़ा गरीब आदमी हूं, मुझे सभी गालियां देते हैं, मैं पिछड़ा आदमी हूं। तो हम क्या आगे वाले हैं क्या? हम तो और पिछड़े वाले हैं। हमें तो बाबा साहेब अंबेडकर ने अधिकार दे दिए तो सम्मान से जी रहे हैं, नहीं तो आप लोग तो जीने भी नहीं देते। अगली बड़ी खबर, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा पीएम मोदी ने भगवान शिव की तरह विष पीकर देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर किया है। यह आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पीएम नरेंद्र मोदी के लिए दिए गए बयान और बजरंग दल को बैन करने की बात को लेकर कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बुधवार को कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान नीलकंठ की भांति विपक्ष की एक एक गाली को पीकर देश का विकास किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये मुझे सांप कहते हैं। ये इस बात को ना भूलें कि भगवान शिव की गर्दन पर नाग देवता विराजमान हैं। जैसे भगवान शिव ने विष पीकर एक नया अध्याय शुरू किया था, वैसे ही पीएम मोदी ने विपक्षियों की गालियों को पीकर देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर किया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल की तुलना पीएफआई से करते हुए उसे बैन करने की बात कही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस देश विरोधी पीएफआई को कांग्रेस पार्टी की सरकार ने नई ऊर्जा दी थी, बीजेपी सरकार ने उस पीएफआई को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। यह बीजेपी का संकल्प है कि आप सभी लोगों को साथ में लेकर कर्नाटक को आगे लेकर जाना है। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कर्नाटक की जनता से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की अपील की। अगली बड़ी खबर, बजरंग दल पर बैन लगाने की बात पर कांग्रेस पार्टी पर जमकर भड़के तेजस्वी सूर्या। बोले कांग्रेस पार्टी की मानसिकता हिंदू विरोधी है। यह आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस के बीच में घमासान छिड़ गया है। बजरंग दल पर बैन लगाने की बात को लेकर राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी के नेता बवाल काट रहे हैं। इसको लेकर बेंगलुरु दक्षिण से लोकसभा सांसद और बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला है। तेजस्वी सूर्या ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की मानसिकता हिंदू विरोधी है, जो इन्होंने आतंकी संगठन पीएफआई के साथ में इसकी तुलना की है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के एक बयान पर भी तेजस्वी सूर्या ने जमकर हमला बोला। तेजस्वी सूर्या ने कहा कि यह बजरंग दल और पीएफआई को बैन करने की बात नहीं है, यह कांग्रेस पार्टी की हिंदू विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। आपको याद होगा जब 26/11 का आतंकवादी हमला हुआ था, तब राहुल गांधी ने यूएस काउंसिलेट और यूएस गवर्नमेंट के अन्य सदस्यों से बातचीत के दौरान यह कहा था कि अन्य आतंकी गतिविधियों की तुलना में हिंदू आतंकवाद भारत में सबसे ज्यादा खतरनाक है। तेजस्वी सूर्या ने कहा कि बजरंग दल एक सांस्कृतिक संस्था है जिसकी तुलना इन्होंने आतंकी संगठन पीएफआई के साथ की है। पीएफआई को केंद्र सरकार ने पहले ही बैन कर रखा है। कांग्रेस पार्टी की मानसिकता हिंदू विरोधी है। बजरंग दल हिंदुत्व को बचाने का काम करता है और हिंदुत्व के साथ हमेशा खड़ा रहता है। ये भजन संध्या और कीर्तन जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम कराने का काम करता है। उन्होंने कहा कि बजरंग दल के ऊपर जितने भी आरोप लगे थे वो तब लगे जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। इसमें ज्यादातर आरोप गलत और निराधार हैं। ये बजरंग दल जैसे सांस्कृतिक संगठन की नैतिकता को भ्रष्ट करने की कोशिश है। पीएफआई और एसडीपीआई जैसे संगठन देश के मान सम्मान और गौरव को बर्बाद कर रहा है। ये देश में जंग छिड़ने का काम करता है। इन संगठनों की तुलना बजरंग दल जैसे सांस्कृतिक संगठन से नहीं की जा सकती है। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक के हर गांव और हर मंदिर में आज हनुमान चालीसा का पाठ करेगी बीजेपी। ये आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने पर बजरंग दल को बैन करने की घोषणा के बाद
बीजेपी ने अपना दांव खेल दिया है। बीजेपी ने ऐलान किया है कि वो राज्य के हर गांव और हर मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करने वाली है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने आज दक्षिण कर्नाटक के बुद्धबिदरी में एक रैली को संबोधित करते हुए बजरंग बली की जय के नारे भी लगाए। बीजेपी ने बजरंग दल पर बैन लगाने की बात को राज्य में 10 मई को होने वाली वोटिंग से पहले बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। आज शाम 7 बजे बीजेपी राज्य के हर मंदिर, ग्राम पंचायत में और शहरी इलाकों में हनुमान चालीसा का पाठ करेगी। इसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और आतंकवादियों का तुष्टीकरण करने का कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्षी दल के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के वादे को भगवान हनुमान को ताले में बंद करने की कोशिश है। अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जनता से की बड़ी अपील। कहा, जब पोलिंग बूथ पर बटन दबाएं तो जय बजरंग बली बोलकर सजा दें। ये आपको बता दें कि पीएम मोदी ने बुधवार को अंकोला में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि वोट मांगने का दूसरा तरीका क्या है? मोदी को गाली दो, जिसको मर्जी होती है गाली दे देते हैं। क्या कर्नाटक गाली संस्कृति को स्वीकार करता है? कोई गाली दे पसंद करता है क्या? कर्नाटक गाली देने वालों को माफ करता है क्या? इस बार क्या करोगे? पीएम मोदी ने आगे कहा कि गाली देने वालों को सजा करोगे, बराबर जमकर सजा करोगे। जब पोलिंग बूथ में बटन दबाओ तो जय बजरंगबली बोलकर सजा दे देना, पक्का दोगे ना? बीजेपी का एक ही लक्ष्य है, कर्नाटक को नंबर 1 राज्य बनाने का। इसके लिए हमारे पास रोड मैप है, योजना है। दरअसल बीजेपी ने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने संबंधी कांग्रेस पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र के वादे को लेकर विपक्षी दल पर हमला तेज कर दिया है। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेता उनसे नफरत करते हैं और उन्हें गाली देते हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी भ्रष्ट व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को कर्नाटक में अपनी तीनों जनसभाओं के दौरान जय बजरंगबली के नारे लगाए। पीएम मोदी ने कहा कि एकजुटता ही कर्नाटक के विकास का सबसे बड़ा सूत्र है। आज कर्नाटक के खिलाफ जिस तरीके की साजिश हो रही है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण का सबसे बड़ा आधार बना दिया है, कर्नाटक के लोगों को इससे सतर्क रहना है। उन्होंने जनता से अपील की है कि जब पोलिंग बूथ पर बटन दबाएं तो जय बजरंगबली बोलकर सजा दें। अगली बड़ी खबर है, एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची महिला पहलवान ब्रजभूषण के खिलाफ नए सबूत का किया दावा। ये आपको बता दें कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दे रही महिला पहलवानों ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। महिला पहलवानों ने अदालत में कहा कि ब्रजभूषण के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने भले ही एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन अब तक कोई भी एक्शन नहीं लिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच में पहलवानों के वकील नरेंद्र हुड्डा ने कहा कि हमारी शिकायत पर वे कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। पुलिस ने अब तक सीआरपीसी की धारा 161 के तहत हमारा बयान दर्ज नहीं किया है। आपको बता दें कि इस मामले में गुरुवार को भी सुनवाई होनी है। इससे पहले वकीलों ने कहा कि यदि अदालत की अनुमति हो तो हम सीलबंद लिफाफे में इस मामले से जुड़ी कुछ चीजें पेश करना चाहेंगे। इस पर दिल्ली पुलिस का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि याची जो कुछ भी यहां पर देना चाहते हैं वो सीधे पुलिस को भी सौंप सकते हैं। उन्होंने कहा कि आखिर ये लोग सीधे पुलिस के पास क्यों नहीं जाते और वहीं पर ये सब चीजें दिखा देते। इस मामले में जांच तो चल ही रही है। इस पर बेंच ने याचिकाकर्ताओं के वकील से कहा कि आपके पास जो कुछ भी है वो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को सौंप दें। आपको बता दें कि जजों की इस सलाह पर वकील नरेंद्र हुड्डा ने कहा कि मैं सामग्री सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को सौंप दूंगा, लेकिन ये चीजें पब्लिक डोमेन में नहीं आनी चाहिए। डॉक्यूमेंट सौंपे जाने के बाद कोर्ट ने तुषार मेहता से कहा कि आप ये चीजें मामले की जांच कर रहे अधिकारी के साथ में साझा कर सकते हैं। इससे पहले अदालत में 28 अप्रैल को सुनवाई हुई थी, जहां दिल्ली पुलिस ने कहा था कि वो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ केस दर्ज करेगी। इसके बाद उसी दिन शाम को पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। ब्रजभूषण पर महिला पहलवानों ने आरोप लगाया है कि उन्होंने 7 लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया है। यही नहीं, एक नाबालिग के साथ भी गंदी हरकत का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट आज भी सुनवाई करेगा। अगली बड़ी खबर, अनुशासनहीनता वाले बयान के बाद पहलवानों से मिलने जंतर मंतर पहुंची पीटी उषा, बोली जल्द मिलेगा न्याय। ये आपको बता दें कि भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा बुधवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों से मिलने पहुंची। बता दें कि इससे पहले ही धरने पर बैठे पहलवानों ने इस बात पर हैरानी जाहिर की थी कि पूर्व ट्रैक महान उषा और उसके एथलीट आयोग की चेयरपर्सन मैरी कॉम ने इस मुश्किल घड़ी में उनका साथ छोड़ दिया है। पिछले हफ्ते ही पीटी उषा ने आंदोलन कर रहे पहलवानों से अनुशासन दिखाने की बात कही
रही थी। पीटी उषा ने कहा था कि पहलवान खिलाड़ियों की छवि धूमिल कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पीटी उषा ने पहलवानों से प्रदर्शन खत्म करने की अपील की है और उन्हें न्याय दिलाने की सांत्वना भी दी है। हालांकि मैरी कॉम ने इस मामले में अब तक कोई भी टिप्पणी नहीं की है। पीटी उषा ने आंदोलनरत पहलवानों से मुलाकात कर उन्हें जल्द से जल्द न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। अगली बड़ी खबर है, इस्तीफा वापस नहीं लेंगे शरद पवार। करीबियों ने बताया किस प्लानिंग से लिया फैसला। आपको बता दें कि शरद पवार के एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफे के ऐलान के बाद से ही पार्टी में बवाल मचा हुआ है। मंगलवार को पार्टी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें भावुक करते हुए समझाने की भी कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने 2 से 3 दिन का वक्त विचार करने के लिए मांगा था। इसके बाद बुधवार को मुंबई के ही यशवंतराव ऑडिटोरियम में एक बार फिर से एनसीपी नेताओं की मीटिंग हुई। यहीं पर शरद पवार ने पद छोड़ने का ऐलान कर दिया था। इस मीटिंग में शरद पवार के अलावा उनकी बेटी सुप्रिया सुले, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, रोहित पवार और छगन भुजबल भी मौजूद थे। इस बैठक के बाद शरद पवार के करीबी सूत्रों ने बताया कि वो इस्तीफा वापस लेने के मूड में नहीं हैं। शरद पवार ने साफ कर दिया है कि वो पद पर नहीं रहेंगे, लेकिन हर वक्त पार्टी का कामकाज देखेंगे। वहीं अजीत पवार ने मीटिंग से पहले कहा कि यदि मुझे अध्यक्ष पद ऑफर भी किया जाए तो भी मैं स्वीकार नहीं करूंगा। इस बीच चर्चा है कि शरद पवार चाहते हैं कि पार्टी में सहमति बन जाए कि उनकी जगह सुप्रिया सुले को ही अध्यक्ष बना दिया जाए। इसके अलावा शरद पवार बैक सीट पर बैठकर मार्गदर्शन करते रहेंगे। साफ है कि शरद पवार का प्लान अपने एक्टिव रहते बेटी को बागडोर सौंपने का है। यह ऐसा ही है जैसे मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को समय रहते ही यूपी का मुख्यमंत्री बना दिया था। इसके अलावा बाल ठाकरे के उदाहरण की भी चर्चा हो रही है, जिन्हें लंबे समय तक साथ राजनीति करने वाले भतीजे राज के मुकाबले उद्धव को ही विरासत सौंपी थी। शरद पवार के सामने मुश्किल सिर्फ इतनी सी है कि भतीजे अजीत पवार ने हमेशा महाराष्ट्र में ही सियासत की है और सूबे में उनका अच्छा जनाधार है, जबकि सुप्रिया सुले सांसद के तौर पर दिल्ली की राजनीति में भी बिजी रही हैं। आपको बता दें कि यही वजह है कि सुप्रिया सुले को स्थापित करने से पहले शरद पवार को अपने इस्तीफे का यह दांव चलना पड़ा है, जिसके चलते कार्यकर्ता काफी इमोशनल हो गए हैं। माना जा रहा है कि शरद पवार इस इमोशनल माहौल में ही बेटी के लिए राह बनाना चाहते हैं। अगली बड़ी खबर, शरद पवार के हट्टे ही लड़खड़ा गई एमबीए। कांग्रेस पार्टी और उद्धव सेना में होने लगी तू में। आपको बता दें कि वरिष्ठ राजनेता शरद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख का पद छोड़ने का फैसला कर लिया है। अब इसके साथ ही राज्य में सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। इस फैसले का सबसे बड़ा असर महा विकास आघाड़ी पर भी पड़ता नजर आ रहा है। शरद पवार के ऐलान के एक दिन बाद ही कांग्रेस पार्टी और शिवसेना में खटपट शुरू हो गई है। इधर उद्धव ठाकरे सेना शरद पवार के इस्तीफे को बड़ा झटका बता रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने राज्यसभा सांसद संजय राउत को कड़े शब्दों में सलाह दी है। नाना पटोले ने संजय राउत से कहा कि कांग्रेस पार्टी के काम में दखल ना दें। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि संजय राउत कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नहीं हैं और इसीलिए उन्हें पार्टी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और राकापा एमबीए का हिस्सा है। दरअसल संजय राउत ने कह दिया है कि कांग्रेस पार्टी में भले ही अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन फैसले राहुल गांधी ही लेते हैं। इस पर नाना पटोले ने साफ कर दिया है कि संजय राउत को गांधी परिवार की प्रतिष्ठा को लेकर कोई भी बयान नहीं देना चाहिए। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या कर्नाटक में इस बार कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने में कामयाब होगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।